फ्रेंड्स, वैदिक शिक्षा चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत। मैं रोहित। आज अपन जो बात करेंगे वो है सेक्शन 16 के बारे में। तो अपन ने जो पिछले वीडियो में बात की थी सीआरपीसी के सेक्शन 15 तक बात कर ली थी। तो अपन एक बार जो सेक्शन 15 है उसको एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो जो पहले रिवाइज करने से पहले मैं आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी अधिक से अधिक करें। तो आज अपन बात करेंगे जो सेक्शन 15, जो आज 15 को दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना सेक्शन 16। तो 16 के बारे में चर्चा करेंगे। तो 16 से पहले अपन बात कर लेते हैं सेक्शन 15 के बारे में। तो सेक्शन 15 में बताया गया है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट में कार्य करेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेक्शन 15 में किसको डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट अर्थात किसके अधीनस्थ कार्य करेगा। सबऑर्डिनेशन का अर्थ होता है अधीनस्थता। भाई कौन सा मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ कार्य करेगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि जिला होता है उसमें सबसे मोस्ट जो सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम अथॉरिटी रखता है जिले के अंदर, वो है डीजे सेशन जज, डीजे जज या फिर इसको बोल सकते हैं सेशन जज। तो डीजे सेशन जज है वह सबसे सुप्रीम अथॉरिटी रखता है हर जिले के अंदर। डीजे सेशन जज के बाद में आता है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और तीसरे नंबर पे आता है जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अपन बात करेंगे कि जो डीजे यानी डीजे जज होता है यथार्थ सेशन जज होता है। सेशन जज के अधीनस्थ कौन सा मजिस्ट्रेट कार्य करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसके सबऑर्डिनेट में कार्य करेगा। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वह इसके सबऑर्डिनेशन में कार्य करेगा। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसके सबऑर्डिनेट में कौन सा मजिस्ट्रेट कार्य करेगा। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके सबऑर्डिनेट में जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट में कार्य करेगा। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट डीजे सेशन जज के साधारण नियंत्रण में रहते हुए सीजेएम के अधीनस्थ कार्य करता है। डीजे के अंदर मतलब कि डीजे के भी अधीनस्थ होता है ये, लेकिन डीजे के साधारण नियंत्रण में होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य किसके नियंत्रण में अधीनस्थ होता है, मुख्यतः सीजेएम के मतलब कि सबऑर्डिनेट में कार्य करता है जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इसके अंदर एक और आता है कि एसीजेएम का होता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एडिशनल चीफ जुडिशियल किसी के भी सबऑर्डिनेट में कार्य नहीं करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वह किसी के सबऑर्डिनेट में कार्य क्यों नहीं करता है, क्योंकि सीजेएम और एसीजेएम दोनों की पावर सेम होती है, इसीलिए यह किसी के भी सबऑर्डिनेट में कार्य नहीं करता है। सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एसीजेएम यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन दोनों की पावर सेम होती है। लेकिन एक प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो ये अधीनस्थ तो होता है किसके, सीजेएम के, लेकिन एक तरीके से सबऑर्डिनेट की बात करें ना तो सबऑर्डिनेट इसके है ही नहीं। जो सीजेएम है ना मतलब जो एसीजेएम है ना सीजेएम के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो एसीजेएम सीजेएम के सबऑर्डिनेट मतलब कि सीजेएम के मतलब कि एक तरीके से नियंत्रण में होता है लेकिन सबऑर्डिनेट नहीं होता है। इसे अपन सबऑर्डिनेट नहीं कह सकते अर्थात अधीनस्थ नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों की पावर्स क्या होती है कि सेम ही होती है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो जिले के अंदर है वो कौन कौन से मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ कार्य करते हैं। डीजे किसके करेगा, सीजेएम। सीजेएम के अंडर में कौन सा मजिस्ट्रेट आता है, जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और एसीजेएम का आपको पता ही चल गया कि एसीजेएम किसी के अंडर में कार्य नहीं करता है। तो अपन सेक्शन अपना 14 मतलब कि सेक्शन 15 का रिवाइज देख ही लिया है कि 15 कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखेंगे सेक्शन 16। सेक्शन 16 है मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी महानगरीय, इसको एक तरीके से कह सकते हैं महानगरीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय। यानी जो अपन ने सेक्शन 15 तक बात की थी
नगर के बारे में। अब बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो सेक्शन 15 तक बात की थी अपन ने जनरली एरियाज, और सेक्शन 16 से अब स्टार्ट होता है महानगरीय मजिस्ट्रेटों के बारे में। तो महानगरीय मजिस्ट्रेटों के बारे में देखेंगे, इसमें स्थापना किस प्रकार से होती है, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति किस प्रकार से दी जाती है, और जो पावर्स है, शक्तियां किस प्रकार से दी जाती है इत्यादि। न्यायालय की स्थापना कौन करता है, न्यायालय को पावर्स कौन देता है, इन सभी के बारे में अपन डीपली चर्चा करेंगे। तो जो सेक्शन 16 है उसमें शुरुआत में दे रखा है एस, जिसके अंदर पहले देखते हैं कि 3 सबसेक्शन है। कितने सबसेक्शन है? 3 सबसेक्शन दे रखे हैं। तो 3 सबसेक्शन में पहला सबसेक्शन है एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना, यानी कि जो महानगर मजिस्ट्रेटों की न्यायालय है उनकी स्थापना कौन करता है। दूसरा आता है अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कौन करता है, महानगर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कौन करता है। तीसरा आता है पावर्स यानी शक्तियां, उनको शक्तियां कौन प्रदान करता है। तो जो अपन पहला देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट भी यही है कि किसी भी न्यायालय की स्थापना महानगर मजिस्ट्रेट में, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं महानगर मजिस्ट्रेट की न्यायालय की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पहले उच्च न्यायालय से परामर्श लेती है। ये भी बात सही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो उससे पहले किस, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बाय द कंसल्ट हाई कोर्ट, यानी कि इसका अर्थ है कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य में कहीं पे भी जहाँ पे न्यायालय की स्थापना करेगी, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया है, महानगर क्षेत्र है, वहां पे अगर किसी न्यायालय की स्थापना करेगी तो पहले बाय द कंसल्ट, किससे कंसल्ट करेगी? उच्च न्यायालय से कंसल्ट करेगी, अर्थात हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी। तो आपको सभी में पता चल गया कि एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ स्थापना के अंदर कंसल्ट करेगी उच्च न्यायालय से। अब उच्च न्यायालय से कंसल्ट करने के बाद क्या हो जाएगी? न्यायालय की स्थापना हो जाएगी। अब न्यायालय की स्थापना तो हो जाती है, लेकिन स्थापना के बाद दूसरा टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट, यानी नियुक्ति कौन करेगा उनकी। तो नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि नियुक्ति की शक्तियां ओनली ओन किसको प्राप्त है? हाई कोर्ट को प्राप्त है। जो नियुक्ति है वह हाई कोर्ट ही कर सकता है, अन अदर किसी को जो अपॉइंटमेंट की शक्तियां वह किसी और को प्राप्त नहीं है। तो तीसरा टॉपिक देखते हैं पावर्स, यानी शक्तियां उनको कौन प्रदान करता है। शक्तियों के अंदर भी ये कहा गया है कि कोई भी एक तरीके से कोई महानगर मजिस्ट्रेट अपनी पर्टिकुलर एरिया में शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। शक्तियों के अंदर यही है कि कोई महानगर मजिस्ट्रेट है, उनको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है, पहले से उनका एरिया डिफाइन किया हुआ होता है, यानी इसका एक आवंटित कर दिया जाता है कि इस मजिस्ट्रेट का एरिया यहाँ तक है, इस न्यायालय का, सॉरी मजिस्ट्रेट नहीं, इस न्यायालय का एरिया है वो यहाँ तक सीमित है। तो वह जो न्यायाधीश उसमें नियुक्त किए जाएंगे तो वो जो उस एरिया है ना उसी के अंदर तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात जहाँ पे उसकी जो पर्टिकुलर एरिया है उसी के अंदर न्यायाधीश अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपना सेक्शन 16 कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 है, 17 में बात करेंगे कि CMM और ACMM। CMM का अर्थ होता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, और जो ACMM होता है वो अपर महानगर मजिस्ट्रेट होता है। तो जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ACMM है यानी अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो उच्च न्यायालय किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करता है। जो मजिस्ट्रेट के अपर मुख्य होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है वह एक तरीके से जनरली एरिया में CJM होता है, वह मुख्य यानी अहम, मतलब कि सुप्रीम अथॉरिटी रखता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मजिस्ट्रेट, जो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मजिस्ट्रेट होते हैं वह CJM रैंक के होते हैं, और वह जनरली एरियाज में नियुक्त होते हैं। और जनरली एरियाज में CJM होते हैं वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर होते हैं, यानी जो जनरली एरिया होते हैं वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या होता है कि जो CJM होता है वह क्या है कि एक तरीके से सुप्रीम अथॉरिटी रखता है। क्या रखता है? सुप्रीम अथॉरिटी रखता है। और जो न्यायाधीश होते हैं वह महानगर एरिया में नियुक्त किए जाते हैं, और जो न्यायाधीश होते हैं वो केस में नियुक्त किए जाते हैं
जो महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया है, न्यायाधीश वहां पर ही नियुक्त किए जाते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश यानी जो न्यायाधीश होते हैं वो तो किसमें नियुक्त किए जाते हैं, जो महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसमें नियुक्त किए जाते हैं, जो जनरली एरियाज होते हैं वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं। और वह महानगर एरिया में नियुक्त किए जाते हैं, वो वही बात है कि महानगर एरिया में नियुक्त किए जाते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट महानगर एरिया में नहीं नियुक्त किए जाते, वो होते हैं जनरली एरिया में नियुक्त किए जाते हैं। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वह जनरली एरियाज में नियुक्त किए जाते हैं। और जो एक तरीके से जो अपन बोलते हैं ना मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, एक तरीके से CMM यानी मुख्य न्यायाधीश भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो एक तरीके से मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है वो किसमें होता है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है। और जो CMM होता है वह भी अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है, वह भी किसमें होता है, जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में या मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में ही होता है। और महानगर में इसी को नियम बनाने और मुख्य शक्तियां इसी को प्राप्त है। जो महानगर में नियम निर्माण की जितनी भी शक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट तो नहीं कह सकते, शक्तियां बोल सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है उनके द्वारा, तो इत्यादि शक्तियां किनको प्राप्त है, जो मुख्य महानगर है वहां पे जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है महानगर के अंदर, उसी को क्या है कि यह सारी शक्तियां पावर से प्राप्त होती है कि शक्तियों का आवंटन करना, मजिस्ट्रेटों का मतलब कि न्यायालय में किस प्रकार के कार्यों का वितरण है, इत्यादि कार्य नियम निर्माण उन सभी CMM के द्वारा ही किया जाता है। और जो नगर होता है, नगर में किसके द्वारा किया जाता है, जो CGM होता है, CGM रैंक का, उसके द्वारा किया जाता है। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां और पावर बराबर होती है। लेकिन आपको यह चीज भी ध्यान रखना है कि जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है CMM और जो दूसरा होता है ACMM, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जो CMM और ACMM होता है वह जो ACMM और CMM दोनों की शक्तियां क्या होती है, बराबर होती है, सेम होती है। इसीलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, और इनको अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, यानी मुख्य दोनों में नाम आ रहा है, इसीलिए इनकी क्या है, एक तरीके से क्या है कि दोनों की शक्तियां क्या है, सेम है, पावर से सेम है। तो अपना जो सेक्शन 17 कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 18 के बारे में। 18 में देखेंगे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी 18 में किसको डिफाइन किया गया है, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या होता है, यानी इसका अर्थ होता है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। इसमें कितने सबसेक्शन दे रखे हैं, इसके अंदर 2 सबसेक्शन दे रखे हैं। तो 2 सबसेक्शन में पहला सबसेक्शन देखते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी उच्च न्यायालय से निवेदन करती है। इसका अर्थ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय से निवेदन करती है। तो इसमें देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उच्च न्यायालय से क्या निवेदन करती है। तो इसमें एक केंद्र और राज्य सरकार उच्च न्यायालय से निवेदन करती है कि अगर मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार को यह लगे कि महानगरीय मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करनी है तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से निवेदन करेगी और निवेदन के पश्चात मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकती है विद द कंसल्टेशन हाई कोर्ट। मतलब कि कंसल्टेशन हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय से कंसल्ट करके ही राज्य में उच्च मतलब कि न्यायालय की स्थापना कर सकती है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट किससे निवेदन करेगी, उच्च न्यायालय से निवेदन के पश्चात। और जो दूसरा आता है अपना 1 ईयर अपॉइंटमेंट, इसमें यह है कि 1 वर्ष के लिए मजिस्ट्रेटों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आप सभी को जो सेक्शन 18 समझ में आ गया कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं ये अब में, और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के 2 सबसेक्शन दे रखे हैं। 2 सबसेक्शन अच्छे तरीके से मैंने डिफाइन किए हैं, तो मेरे को लगता है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
तो जो अपन बात करेंगे अब है सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 में देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट होना। तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वह किसके सबऑर्डिनेशन में कार्य करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे सेक्शन 19 में। अगर अपने को ये एक बात भी ये भी ध्यान रखनी है कि जो अपने को ज़्यादा डीपली इन सेक्शंस को नहीं देखना है, ये चैप्टर इतना मोस्ट नहीं है, इसमें से ओनली यही पूछा जाता है एग्जाम्स में कि 19 में क्या डिफाइन किया गया है, 20 में क्या डिफाइन किया गया है, 21 में क्या डिफाइन किया गया है, बस इत्यादि की चर्चा ही की जाती है। ज़्यादा डीपली इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो अपने को जो सेक्शन 19 है वो सबऑर्डिनेट के बारे में चर्चा करने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि जो डीजे सेशन, उदाहरण के तौर पे समझते हैं इसको, वैसे तो डायरेक्ट ही समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अपन इसको उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि जो डीजे यानी सेशन जज होता है, जिले का जो सेशन जज होता है, इसके अंदर कौन कार्य करता है, सीजेएम। सीजेएम का अर्थ होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। उसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया में जहाँ तक बात की जाए, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वहाँ सेशन न्यायाधीश है, उनके अधीनस्थ कार्य करेगा। और जितने भी जो महानगर मजिस्ट्रेट है वह मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट में कार्य करेंगे। यानी जो जितने भी महानगर मजिस्ट्रेट है वह किसके सबऑर्डिनेट यानी किसके अधीनस्थ कार्य करेंगे, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है उसके सबऑर्डिनेशन में कार्य करेंगे। तो अब ये सबऑर्डिनेशन का टॉपिक एक तरीके से क्लियर हो गया मेरे को लगता है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको एक तरीके से इसमें यही बताया गया है कि जो मेट्रोपॉलिटन के मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वह किसके सबऑर्डिनेट में कार्य करेंगे, बस इतना ही है। अब मजिस्ट्रेटों का नाम याद रख लो, और वो एक सीरियल वाइज होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर सबऑर्डिनेट में कार्य करते हैं। जो मान लो डीजी सेशन जज है तो उसके अंदर कौन कार्य करेगा, जैसे सीजीएम मान लो, सीजीएम रैंक का उसका सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ कार्य करेगा। तो जो नीचे वाले होते हैं वो ऊपर वाले के सबऑर्डिनेट में कार्य करते हैं। तो अब अपन बात करेंगे सेक्शन 20 यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। राज्य में दो प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि न्यायिक एक तरीके से न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट। और जो दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव यानी प्रशासनिक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसको एक तरीके से बोलते हैं, पहले को बोल सकते हैं कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनका क्या कार्य होता है, न्यायिक कार्य होता है, और एग्जीक्यूटिव का क्या कार्य होता है, प्रशासनिक कार्य का होता है। तो अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कार्य होता है, न्यायिक कार्य, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या कार्य होता है, प्रशासनिक कार्य। सही है। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, इसमें यह ध्यान रखना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। और जो इसमें है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार करती है बिना किसी के परमिशन के, विदाउट परमिशन। यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो तो उनकी नियुक्ति के लिए तो उच्च न्यायालय से कंसल्ट करने पड़ेगा राज्य सरकार को, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं इनमें राज्य सरकार किसी से बिना कंसल्ट किए डायरेक्ट ही मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकती है, मतलब कि विदाउट परमिशन डायरेक्ट ही कर सकती है। तो जो प्रशासनिक यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा होता है, सबसे पहले जिले के अंदर डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद होता है एडीएम यानी अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर होता है एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड, एक तरीके से उपखंड मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं इसको। और चौथा होता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो आप सभी को पता चल गया है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो अब ये अपना सेक्शन क्लियर हो गया। जो सेक्शन 20 है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव में 2 प्रकार के होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव के बारे में बता ही दिया, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तो अपन अब देखेंगे सेक्शन 21 यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी इसमें यह बताया गया है कि विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, इनमें राज्य सरकार इन मजिस्ट्रेटों को विशेष अवधि के लिए चुनती है, और इसमें फिक्स नहीं है कि 1 साल के लिए ही चुने, और इनकी शक्तियां सर्वत्र जिले में निहित होती है। इनमें क्या होती है कि राज्य सरकार जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं
इनको क्या है कि राज्य सरकार एक निश्चित टाइम के लिए चुनती है, एक तरीके से सीमित समय होता है, और सीमित समय भी होता है और एक अनिश्चित समय के लिए भी चुन सकती है। और जो इनकी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, इनकी शक्तियां सर्वत्र जिले में भी निहित हो सकती है। तो सेक्शन 11 में सेक्शन 21 में इतना ही बताया गया है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में, बस अपने को उतना ही देखना है। तो अपन बात करेंगे अपन सेक्शन 22 की। 22 यानी लोकल ज्यूरिडिक्शन। लोकल ज्यूरिडिक्शन का होता है स्थानीय अधिकारिता, यानी जो लोकल ज्यूरिडिक्शन है इसमें यही है कि स्थानीय अधिकारिता कहाँ तक, मतलब कि जो इसको पर्टिकुलर एरिया होता है उस जिस पे अधिकारिता का मतलब कि जो न्यायालय होता है उसकी एक सीमित अधिकारिता होती है, ऐसे नहीं वो जिसको एक सीमित अधिकारिता दी जाती है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और सेक्शन 22 भी अपना कंप्लीट हो गया लोकल ज्यूरिडिक्शन। और अब अपन देखते हैं सेक्शन 23 यानी सबॉर्डिनेशन। सेक्शन 23 में क्या कह रहा है, सबॉर्डिनेशन यानी अधीनस्थ होना। अब डीएम, एडीएम, एसडीएम और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें यही है कि जो डीएम होता है वह डीएम और एडीएम, इसमें अधीन जो एडीएम होता है ना, डीएम और एडीएम की शक्तियां क्या होती सेम होती है, इसलिए जो एडीएम है वो डीएम का सबॉर्डिनेट नहीं होता है। और एसडीएम होता है वह एसडीएम किसके सबॉर्डिनेट होता है, डीएम का सबॉर्डिनेट कौन होता है, एसडीएम। डीएम का अपने को ध्यान रखना है, एसडीएम सबॉर्डिनेट होता है लेकिन डीएम का एडीएम सबॉर्डिनेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है, अर्थात शक्तियां सेम है। और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके सबॉर्डिनेट कार्य करेगा, डीएम के साधारण नियंत्रण में होते हुए एसडीएम के सबॉर्डिनेट में कार्य करेगा। अपना सेक्शन 23 भी कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे सेक्शन 24 के बारे में चर्चा करते हैं। सेक्शन 24 में देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सार्वजनिक अभियोक्ता। जो सेक्शन 24 बात करता है सार्वजनिक अभियोक्ता की बात करता है। तो सेक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेक्शन जो सीआरपीसी है उसके सेक्शन 24 में किसको डिफाइन किया गया है, सार्वजनिक अभियोक्ता के बारे में बताया गया है। तो अपन इसके अंदर चर्चा के अंदर ही समझने की कोशिश करेंगे कि सार्वजनिक अभियोक्ता किसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से इस जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके दो भाग होते हैं। जो पहला है जो पहला होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो पहला पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके दो भाग होते हैं। जो पहले होता है वो होता है गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, और दूसरा होता है जो क्या होता है कि परमानेंट होता है, जो कोई भी पैसे द्वारा या सिलेक्ट होकर एंड दे आर परमानेंट, यानी वो क्या होता है परमानेंट ही नियुक्त होता है। उन्हें गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त नहीं करते, वह क्या है कि एग्जाम फाइट करके यानी एग्जाम क्लियर करके फिर आते हैं और वो क्या होते हैं परमानेंटली ही नियुक्त किए जाते हैं। तो जो क्या है कि जो सीजीएम रैंक ये और ये किस तक कार्य करते हैं, जो सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है इस रैंक तक कार्य करते हैं। ये किसी भी राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं, परंतु एडीजे और डीजे कोर्ट की बात है, जैसे सरकार चेंज होती है वैसे वैसे लोक अभियोजक भी चेंज होते रहते हैं। ये जो एडीजे और डीजे कोर्ट्स होते हैं इनमें जो लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं वह परमानेंट नहीं होते, वह टेम्परेरी होते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं। और ये जैसे जैसे सरकार चेंज होती है वैसे वैसे ये चेंज होते हैं। तो अब इनकी नियुक्ति देखे तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात केंद्र और राज्य सरकार लोक अभियोजकों की नियुक्ति करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लोक अभियोजक की नियुक्ति कैसे होती है। लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय से क्या करेगी, कंसल्ट करेगी, और कंसल्ट करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब जो डीएम और डीजे से जो एक और जो एक तरीके से टेम्परेरी होते हैं उनकी देखते हैं। जो डीएम और डीजे से परामर्श करके एक पैनल तैयार किया जाता है। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीजे सेशन जज, डीजे यानी सेशन जज से परामर्श करके एक पैनल तैयार किया जाता है। और इसमें यह कहा गया है कि जो पर्टिकुलर जिले का जो डीएम होता है अर्थात जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वह क्या
क्या है कि जो भी लोक अभियोजक यानी जो लोक अभियोजक है वह न्यायालयों में नियुक्त किए जाते हैं और उनका एक पैनल तैयार करता है, और जो वो पैनल मतलब कि नियुक्त करता है और 10, 15, 20, 25, 30 के एडवोकेट का एक पैनल तैयार किया जाता है, और फिर उसके पश्चात उस पैनल को संबंधित यानी डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज को भेज दिया जाता है, और उसके पश्चात जो संबंधित राज्य सरकार है वह उस लोक अभियोजक को क्या करती है, पर्टिकुलर कोर्ट में उसको नियुक्त करती है। तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छी तरीके से ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। सेक्शन 24 आपको मेरे को लगता है कि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो लोक अभियोजन की योग्यता देख ले तो योग्यता में यही है कि लोक अभियोजकों की इसमें कहा गया है कि उसी लोक अभियोजक को नियुक्त किया जा सकता है जिसको 7 वर्ष का विधिक व्यवसाय का क्या हो अनुभव, अर्थात who is experience of 7 years of advocacy, the person who is until they be appoint a public prosecutor who is experience of 7 years of legal advocacy। तो आप सभी को पता चल गया है कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 वर्ष का उसको विधिक व्यवसाय का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वह विशेष लोक अभियोजक, इसमें यह बताया गया है कि जो विशेष लोक अभियोजक होते हैं इनको 10 वर्ष का विधिक व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए, यानी कि हु इज एक्सपीरियंस ऑफ 10 years ऑफ एडवोकेसी, द पर्सन हु इज द एंटाइल्ड टू बी अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ 10 years ऑफ लीगल एडवोकेसी, यानी उनको 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अपना सेक्शन कौन सा कंप्लीट हो गया, 24 कंप्लीट हो गया है। 25 में देखेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एपीपी। इसका अर्थ क्या होता है, एपीपी का अर्थ होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसी का शॉर्ट नाम क्या है, एपीपी, यानी सहायक लोक अभियोजक। यानी इन सहायक लोक अभियोजक की इसमें देखेंगे नियुक्ति किस प्रकार होती है, इसमें अधिकारिता, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सहायक लोक अभियोजक होते हैं उनको अपॉइंटमेंट किस प्रकार मिलता है। तो अपॉइंटमेंट एंड नियुक्ति कौन देता है, सहायक लोक अभियोजकों को। इसमें यह बताया गया है कि सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, और कहां पर करेगी, जो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में, और ये माने परमानेंट नियुक्त किए जाते हैं। ये ध्यान रखना कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एपीपी होते हैं वह परमानेंट अधिकारी होते हैं, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और ये कहां पर करेगी, जो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होते हैं वहां पे इनकी परमानेंट रूप से नियुक्ति की जाती है। अब दूसरा देखें, इसके अंदर तो पुलिस अधिकारी एपीपी नहीं हो सकता, ये भी एक सीक्वेंस है कि पुलिस अधिकारी एक एपीपी नहीं हो सकता है। तो यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकता है। वही बात है कि जो कोई भी पुलिस अधिकारी एपीपी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अब इसमें यह भी है कि एक पुलिस अधिकारी एपीपी क्यों नहीं हो सकता, एक मेन सीक्वेंस है या एक मेन रीजन है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वह पुलिस अधिकारी अन्वेषण में भाग लेता है। अन्वेषण का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन अर्थात जो पुलिस अधिकारी किसी भी अपराध की इन्वेस्टिगेशन करता है, इसीलिए कोई भी अपराध की इन्वेस्टिगेशन करता है वह एपीपी नहीं हो सकता है। इसमें यही है कि जो अधिकारी अगर इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण करता है तो वह क्या नहीं हो सकता, एपीपी नहीं हो सकता है, यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक तरीके से परमानेंट अधिकारी नहीं हो सकता है। और अगर सीआई की पंक्ति से नीचे है तो वह लोक अभियोजक के योग्य, तो भी वह लोक अभियोजक के योग्य नहीं है। अगर वह सीआई की पंक्ति से ऊपर है तो वह क्या है, लोक अभियोजक के योग्य है। तो अपना जो सेक्शन 25 कंप्लीट हुआ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें आप सभी को पता चल गया है कि नियुक्ति कौन करता है, अभी पुलिस अधिकारी एपीपी क्यों नहीं हो सकता, तो ये सभी इसके बारे में
चर्चा कर ली है। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 25A के बारे में। सेक्शन 25A में दे रखा है प्रोसिक्यूशन ऑफ डायरेक्टेड, इसका अर्थ होता है अभियोजन निदेशालय। सेक्शन 25A में दे रखा है अभियोजन यानी अभियोजन निदेशालय। प्रोसिक्यूशन ऑफ डायरेक्टेड इसका अर्थ होता है अभियोजन निदेशालय। तो इसके 3 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन है एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा है एक तरीके से क्वालिफिकेशन, तीसरा है योग्यता, ये योग्यता नहीं कह सकते, तीसरा है गृह विभाग के साधारण नियंत्रण में। तो इसमें जो पहला सबसेक्शन है यानी इसकी स्थापना कौन करता है, तो इसकी स्थापना लोक अभियोजन निदेशालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो व्यक्ति विधिक व्यवसाय में लगभग 10 इयर्स का अनुभव रखता है अभियोजन निदेशालय के रूप में नियुक्त हो सकता है। लेकिन उसके पास कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 10 इयर्स का उसके पास अनुभव होना चाहिए, तभी वह क्वालिफिकेशन क्लियर, तभी उसकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी उस योग्य। और जो तीसरा टॉपिक आ रहा था अपना कि गृह विभाग के साधारण नियंत्रण में, इसमें यह बताया गया है कि अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक, जो डायरेक्टर यानी अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक यानी कि डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, वह जो गृह विभाग का होता है राज्य सरकार की जो वो मिनिस्ट्री होती है उसके साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। तो इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करता हूं कि जो एक तरीके से ये बताया गया है कि अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक यानी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, तो इसमें वह है इसमें यह कि वह जो गृह विभाग होता है राज्य सरकार की जो होम मिनिस्ट्री होती है उसके साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए ये कार्य करते हैं। कौन करते हैं? डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन किसके नियंत्रण में? गृह विभाग की जो होम मिनिस्ट्री होती है उसके नियंत्रण में रहते हुए कार्य करते हैं। तो अपना इसके अंदर 3 सबसेक्शन थे, 3 क्लोज थे, अपन ने क्लियर कर लिया। और आज अपन सेकंड लेसन भी अपना कंप्लीट हो गया है। सेकंड लेसन में क्या तक बताया गया है? 25A तक। और फर्स्ट लेसन में 5 सबसेक्शन थे और जो सेकंड लेसन है उसमें 6 से 25A तक सबसेक्शन दे रखे हैं। तो सीआरपीसी का अपन आज सेकंड लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो अपन जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में सीआरपीसी के थर्ड लेसन यानी तीसरे लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इन टॉपिक्स में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस होती है या अन्य कोई टॉपिक है विधि से संबंधित है तो उसको मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा उदाहरण समेत। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।